अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायो सिग्नलिंग। बायोफिज़िक्स के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक पढ़े हैं और आज बायो सिग्नलिंग के बारे में हम देखेंगे कि ये है क्या और इसकी एप्लीकेशन क्या है। बेसिकली बायो सिग्नलिंग ये कहलाती है एबिलिटी ऑफ द सेल टू सर्वाइव एंड एक्ट ऑन द सिग्नल। जब बॉडी को कोई सिग्नल मिलता है तो बॉडी उस पर कैसे एक्ट करती है। अगर हम ओवरव्यू देखें सेलुलर सिग्नलिंग का कि हमारी बॉडी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिटेक्ट करती है डिफरेंट किस्म के सिग्नल को। जैसे हमारी स्किन है, अगर स्किन पे कुछ टच होता है तो ये सिग्नल है कि हमें ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, या इवन हमारी अगर टंग की बात करें, हमें मीठा लग रहा है, हमें सॉर लग रहा है, हमें सॉल्टी लग रहा है। तो ये क्या है, ये बेसिकली स्टिमुलस है जो हमारी बॉडी से, हमारी टंग से या हमारी स्किन से सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, हमारे ब्रेन को। तो ये सिग्नलिंग परफॉर्म करती है। इसी तरह कुछ बैक्टीरियल सेल्स हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं पीएच को, ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ को। ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि भी वो चेक करते हैं कि भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, फूड को, ऑक्सीजन को, लाइट को, टॉक्सिन को, या उसके प्रे या कंपिटिटर हैं उनको। इन चीज़ को डिटेक्ट करके उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं कि भी आपने कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, उन्हें कौन सी चीज़ एज ए फूड चूज़ करनी है, स्पोर्ट्स बनाने हैं या किसी इन्वायरमेंट के अंदर मूव करना है। जस्ट लाइक बैक्टीरिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल भी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट को देखें, प्लांट के कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं सनलाइट के अगेंस्ट। जैसे हम कहते हैं कुछ प्लांट्स हैं जो टच से सेंसिटिव होते हैं, जैसे टच मी नॉट का प्लांट है। कुछ है जो किसी इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये बेसिकली उनका रिस्पॉन्ड है। इसी तरह एनिमल है, एनिमल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आती है कि भी आपके आइंस हैं, ग्लूकोज लेवल है, टिश्यू मेटाबॉलिज्म है, या इवन एम्ब्रियनिक स्टेम सेल है, या छोटा से छोटा मॉलिक्यूल, वी रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग। इवन अगर जो चीज़ हमें देखने में अच्छी लगती है तो हमारा मूड खुशगवार हो जाता है, कोई चीज़ हमें खाने में अच्छी लगती है हमारा मूड खुशगवार हो जाता है। विच मीन ये हमारे क्या हैं, सिग्नल हैं जो हमारी बॉडी को या ब्रेन को सिग्नल पहुंचा रहे हैं। अब ये कुछ रिस्पोंडेंट हैं या सिग्नल्स हैं, जैसे एंटीजेंस हो गई, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। डेवलपमेंटल सिग्नल हैं, मीन हमारे अगर नेल हम कट कर लें तो सिग्नल पहुंचता है कि नेल कट हो गया, तो नेल उस जगह से बनना शुरू हो जाता है। तो ये डेवलपमेंटल सिग्नल है। इसी तरह ग्रोथ सिग्नल है, बच्चों की हाइट बढ़ती है, बोन का लेवल बढ़ता है, ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, लाइट है, हम तेज़ लाइट के अंदर हमारी आँखों का कॉर्निया जो है वो लाइट को अगर चेंज करें तो कम या ज़्यादा होता है। इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, जैसे सीरोटोनिन है या डोपामीन है, जो जब आप खुश होते हैं जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ऑर्डेंट है, अच्छी खुशबू या ऐसी खुशबू जो आपको पसंद नहीं है, हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देते हैं। या टेस्ट, हमारे टेस्ट बर्ड हैं वो रिस्पॉन्ड देते हैं। अब ये जितने भी सिग्नल हैं हमारे रिसेप्टर इनको डिटेक्ट करते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स में। और सेलुलर रिस्पॉन्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, वाया केमिकल प्रोसेस। इनके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस होता है और फिर वो रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन है, हार्मोन है, ग्रोथ फैक्टर है। जब हमारी बॉडी किसी चीज़ को, मीन लाइक हैप्पी हार्मोन है, सीरोटोनिन जो डोपामिन, हम जब खुश होते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं या किसी से अपने दोस्त से बात करते हैं तो हम खुश होते हैं। तो ये सिग्नल हमारे पास जाता है नर्व से, नर्व से ब्रेन के अंदर केमिकल रिलीज़ होता है, सीरोटोनिन डोपामिन रिलीज़ होता है और वो हमें एक हैप्पीनेस का एलिमेंट प्रोवाइड करता है। सिमिलरली हमें स्मेल और टेस्ट के सिग्नल हैं, और या हमारा सेल साइकिल है जो कि माइटोसिस या मियोसिस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, ये भी सेल सिग्नल के साथ लिंक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन के कुछ बेसिक यूनिट्स हैं कि भी आप कह लें कि सबसे पहले है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है जिस चीज़ के लिए वो बना है उसी चीज़ के साथ बाइंड करेगा। जैसे लॉक एंड की मॉडल है, एक स्पेसिफिक ताले को एक स्पेसिफिक ही चाबी ओपन कर सकती है। इसी तरह आपका जो सिग्नल है वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही होगा। हमारे मीठा अगर आप खाते हैं तो हमारी ज़बान पे जो मीठे के टेस्ट बड्स हैं सिर्फ वो उसी को डिटेक्ट करेंगे, वो सॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। देन बात आती है सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे। एक है रिसेप्टर एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है बाइंडिंग। कोई चीज़ एक
रिसेप्टर और मॉलिक्यूल के साथ कितनी स्ट्रांगली बाइंड करती है। दूसरी चीज़ है कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी का मतलब है एक दूसरे के साथ वो किस तरह कोऑपरेट करके इकट्ठे काम चलाते हैं। और तीसरी चीज़ है सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, कि ये सिग्नल एम्प्लीफाई कैसे होगा, क्या दूसरे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे या उसके साथ वो उसको मिलकर एक मल्टीपल फैक्टर प्रोड्यूस करेगा। और ये सारा मिलकर कैसे होता है, डिफरेंट एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। तो पहली चीज़ स्पेसिफिसिटी, दूसरी सेंसिटिविटी, वो किस चीज़ के अगेंस्ट सेंसिटिव है या रिस्पॉन्स दे रहा है। देन तीसरी चीज़ है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आप कह लें कि एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है और मल्टीपल सिग्नल मिलकर एक प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। लेट्स सपोज अगर एक टेबल है, उसको एक बंदा धक्का लगा रहा है, तो उसकी बजाय अगर 10 बंदे उसको धक्का लगा रहे हैं तो वो एक इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सेलुलर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन में बड़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स हो जाता है। एंड द लास्ट मेथड है अडॉप्टेशन, कि आपने जो कुछ भी अप्लाई किया कि उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट बॉडी उसके अगेंस्ट सिग्नल प्रोड्यूस कर दी है, और जब उसका काम हो जाएगा तो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, डीसैनिटाइजेशन हो जाएगी उसकी। इसका मतलब है वो उससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और अपना काम करना बंद कर देगा। इसको हम फीडबैक मैकेनिज़्म भी कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमने मेथड पढ़े हैं इनको यहाँ पे फिगर में एक्सप्लेन करते हैं। ये एक रिसेप्टर है, इसका सबस्ट्रेट है S1 और S2। ये दोनों आके इसे बाइंड करते हैं। जब ये इसकी बाइंडिंग पूरी हो जाएगी तो ये अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। बट इसकी बजाय अगर कोई आपके पास ये देखें, ये वाला रिसेप्टर इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता, बट ये वाला रिसेप्टर इसके साथ बाइंड कर सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, क्योंकि इसकी शेप इसके जैसी है। एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब है कि एक सिग्नल है, जैसे मैंने टेबल की एग्जांपल दी कि एक सिग्नल है, इसने एक एंजाइम रिलीज़ किया, इस एंजाइम के रिलीज़ होने से इसने एंजाइम 2 रिलीज़ किया और एंजाइम 2 के मल्टीपल फैक्टर रिलीज़ किए। जब ये एंजाइम 2 रिलीज़ हुआ, इसने एंजाइम 3 के मल्टीपल मॉलिक्यूल रिलीज़ किए, तो ये मिलकर क्या हो गई, इसकी एम्प्लीफिकेशन हो गई। देन आपके पास डीसैनिटाइजेशन या अडॉप्टेशन हो रही है। अब ये डीसैनिटाइजेशन क्या है, ये सिग्नल आया, रिसेप्टर ने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। जब इसका काम ख़त्म हो गया, ये जो एक्सेसिव मॉलिक्यूल हैं ये जाकर अपने ही रिसेप्टर को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, और ये रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। इसको हम कहते हैं डीसैनिटाइजेशन या अडॉप्टेशन, या आम अल्फाज में हम इसको फीडबैक मैकेनिज़्म भी कहते हैं, कि जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो अपने ही मॉलिक्यूल को खुद को ब्लॉक कर दिया। लास्ट मेथड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में देखें, आपके पास सिग्नल 1 है, उसने रिसेप्टर 1 को एक्टिवेट किया। सिग्नल 2 है, इसने रिसेप्टर 2 को एक्टिवेट किया। सिग्नल 1 सबस्ट्रेट की या VM की कंसंट्रेशन को इन्हांस कर रहा है, जबकि सिग्नल 2 X की और VM की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहा है। एक मॉलिक्यूल इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है। तो ओवरऑल जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी कि नेट रिस्पॉन्स क्या है। लेट्स सपोज अगर इसके 10 मॉलिक्यूल हैं, इसके 5 मॉलिक्यूल हैं, तो ओवरऑल हमारे पास रिस्पॉन्स क्या है, 5 मॉलिक्यूल, तो वो हमें रिस्पॉन्स की फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 4 प्रोसीजर अप्लाई होते हैं। अब ये स्पेसिफिसिटी की हमारे पास एग्जांपल है। नॉर्मली जो स्पेसिफिसिटी सिग्नल ट्रांजैक्शन में होती है, ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं, वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, जैसे वंडर वाल फोर्सेज हो गई, और उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेल स्पेसिफिसिटी मैंने कहा कि ये 2 एग्जांपल हैं, जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि इफेक्ट करता है पिट्यूटरी सेल को, बट किसी और मॉलिक्यूल को या हिपाटोसाइट को इफेक्ट नहीं करता। इसी तरह एपिनेफ्रीन है जो कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है हिपाटोसाइट्स में, बट ये एरेथ्रोसाइट को इफेक्ट नहीं करता। ये 2 एग्जांपल क्या बताती हैं कि सेल हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। अब उसी चीज़ को हम मैकेनिज़्म के फॉर्म में देखते हैं कि भी आपके पास जो हाई रिसेप्टर एफिनिटी है कि सेंसिटिविटी में, ये पिकोमोलर बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन अगर आपकी डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁻10 भी हो तो उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। इसी तरह कोऑपरेटिविटी जो है आपके रिसेप्टर एक्टिवेशन करती है, इवन अगर आपके पास लाइगेंड की कंसंट्रेशन बहुत स्मॉल हो या बहुत स्मॉल चेंज इसके अंदर मौजूद हो। एम्प्लीफिकेशन के अंदर आपके पास एंजाइम जो है, एंजाइम कास्केड का मतलब है मल्टीपल एंजाइम सिग्नल देते हैं और रैपिडली एम्प्लीफाई करते हैं। एक एंजाइम एक्टिवेट करता है, उसके नीचे जितने भी 8-10 एंजाइम होंगे उन सबको एक्टिवेट कर देगा।
देन अडाप्टेशन एंड इंटीग्रेशन है कि इसमें डीसैनिटाइजेशन होती है। अगर आप ये कहें कि एक रिसेप्टर बहुत ज़्यादा बाउंड हो रहा है, कभी उसके सिस्टम अगर लाइगेंड बहुत ज़्यादा उसमें अटैच हो रहे हैं तो वो लेस सेंसिटिव हो जाता है। इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता वो अपना सिग्नल का रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है और उसको ब्लॉक कर देता है थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म के। अब इसके अंदर हम कहते हैं कि ये इंट्रैक्शन मल्टीपल पाथवे से हो सकता है और अल्टीमेटली ये मेंटेन करता है हिमाटोपोइसिस को सेल एंड ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो इस तरह से बॉडी अपनी सेंसिटिविटी को मेंटेन रखती है। बाद में अगर हम बात करें कि रिसेप्टर लाइगेंड इंट्रैक्शन की, हम ये देखना चाहते हैं कि भी इंटीग्रेशन, ये जो मॉडल हमने भी पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कि हमारे पास इनिशिएशन है, मेडिएशन है और इफेक्ट है। इनिशिएशन क्या है कि एक हार्मोन है जिसको हम लाइगेंड का नाम दे रहे हैं और एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बाइंड कर रहा है एक प्रोटीन रिसेप्टर के साथ। मेडिएशन क्या है कि ये नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग से इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज आएगी। आर रिसेप्टर है और एल लाइगेंड है। जब ये बाइंड करता है तो रिसेप्टर लाइगेंड कम्प्लेक्स बनता है, इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिसेप्टर और लाइगेंड बाइंड करता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको K+1 हम ये कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स बना रहा है, जबकि इसका फॉरवर्ड रिएक्शन ये क्या है कि ये कम्प्लेक्स ब्रेक डाउन हो रहा है अपने इनिशियल कंपोनेंट जो कि लाइगेंड और रिसेप्टर है। अगर इसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा जाए, एसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है कि ये एसोसिएट हो रहा है, आर और एल एसोसिएट हो रहा है किस में, आर एल में। तो आर एल हम ऊपर लिखेंगे और नीचे ये कम्प्लेक्स है और आर इंडिविजुअल और आर एल इंडिविजुअल नीचे आएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये एसोसिएशन कांस्टेंट है। ये ऊपर आपके पास एसोसिएशन का कांस्टेंट आ गया और नीचे K- मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये किसके बराबर होता है, 1/KD। KD क्या है, डिसएसोसिएशन कांस्टेंट, विच मीन एसोसिएशन कांस्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब जो बाइंडिंग पैरामीटर है, एसोसिएशन कांस्टेंट Ka है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको KD कहते हैं, जो कि आपको बताता है कि लाइगेंड कंसंट्रेशन कितनी है और सैचुरेशन पॉइंट क्या है और हाफ रिसेप्टर कब यूज होंगे। जबकि सैचुरेशन क्या है, सैचुरेशन हमें ये बताता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट का जब इंट्रैक्शन हो रहा है तो बाइंडिंग कितनी ज़्यादा ऑक्यूपाई हो चुकी है और कितनी पीछे रह चुकी है। अगर आपके पास मेन रिसेप्टर की कंसंट्रेशन है, उसमें लाइगेंड ऐड करते जाएं तो डेफिनेटली आपका सबस्ट्रेट क्या होगा, अल्टीमेटली उसकी बाइंडिंग एबिलिटी कम होती जाएगी। मीन वो जो रिसेप्टर है अपने तमाम बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके पास मज़ीद जगह नहीं बचेगी बाइंड होने की। उस स्टेट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। नाउ रिसेप्टर लाइगेंड इंट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्केचर्ड एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम कहते हैं ये एसोसिएशन कांस्टेंट है, ये आपका कम्प्लेक्स है जो बना है, फ्री लाइगेंड है और Bmax है। Bmax क्या है कि किसी रिसेप्टर की मैक्सिमम बाइंडिंग साइट कितनी है। लेट्स सपोज एक रिसेप्टर है, उसकी बाइंडिंग साइट 100 है। अब RL क्या है, जो बाइंड हो चुकी है। इस 100 में से लेट्स सपोज मैक्सिमम ये 100 मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। अब यहाँ पे इसमें से डिवाइड करेंगे कि कितने बन चुके हैं। लेट्स सपोज 80 बन चुके हैं, तो इसका मतलब है 100 में से 80 यूज हो चुकी हैं, स्टिल इट्स हैज 20 फ्री लाइगेंड टू बाइंड। सो हम कहते हैं कि बाउंड कितने हैं और फ्री कितने हैं। ये बाउंड हो गए आपके, ये फ्री हो गए। तो Ka इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें तो आपके पास ये इक्वेशन आती है, Ka = B माइनस मीन ये Bmax KRL इसके साथ ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। देन पीछे हमने देखा था कि Ka = 1/KD, तो हम कहते हैं Ka की बराबर ये किसके बराबर है, Ka को हम रिप्लेस कर देते हैं 1/KD। तो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा कि टोटल बाइंडिंग साइट कितनी है और कितनी ऑक्यूपाई हो चुकी है और फिर पीछे कितनी रह गई है। ये हमारी है स्केचर्ड एनालिसिस, और ये हमें ये बताता है रिसेप्टर और लाइगेंड इंट्रैक्शन कितना बाइंड हो चुका है और कितना पीछे रह चुका है। उसी चीज़ को ये ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है कि ये सबसे ऊपर वाली जो बार है ये टोटल बाइंडिंग साइट को बता रहा है। अब इसके अंदर कुछ बाइंडिंग साइट है जो स्पेसिफिक साइट पे है और कुछ बाइंडिंग साइट आपकी नॉन स्पेसिफिक साइट पे है। तो इसको और इसको मिला के टोटल आपकी बाइंडिंग साइट बन जाती है। अब अगर आप कहें बाउंड मेम्ब्रेन RL डिवाइडेड बाय फ्री लिगेंड कितने हैं,
और बाउंड मेम्ब्रेन कितने हैं, इसको हम लाइन वीवर जब बर्क प्लॉट बनाते हैं तो ये हमारे पास ये चीज़ आती है जो कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये मैक्सिमम बाइंडिंग साइट है, और ये स्लोप आपको क्या बताती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल कितनी डिसोसिएशन कांस्टेंट रखते हैं जब ये बाइंड करेंगे और डिग्रेड करेंगे। नॉर्मली जो हार्मोन लाइगेंड इंट्रैक्शन होते हैं उनकी केडी की रेंज 10⁻⁻9 से 10⁻11 होती है। इसका मतलब है ये टाइटली बाउंड है, जो कि हमें ये बताती है कि भी इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है। मेन डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको रिप्रेजेंट करता है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी को, और हम इसको स्केचर प्लॉट ड्रा करते हैं जो इसकी एलोस्टेरिक प्रॉपर्टीज़ बताता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है लाइन वीवर बर्क प्लॉट के साथ। अब लाइन वीवर बर्क प्लॉट तो हमने बना लिया, बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये हमें नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब है कि ये सीधी लाइन नहीं आती। इन एक्चुअली हम प्रपोज तो कर लेते हैं कि सीधी लाइन आनी चाहिए, बट एक्चुअली सीधी लाइन नहीं आती, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है। सो इस तरह आप किसी भी लाइगेंड और प्रोटीन का एसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन के कुछ जनरल फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि सिग्नल इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर ट्रिगर करता है एक सेकंड मैसेंजर को, जो कि प्रोटीन एक्टिविटी को चेंज करता है, उसके अंदर चेंज लाता है, और जिसकी वजह से सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज हो जाती है। जब ये चेंज हो जाती है तो वो फिर दोबारा अपने सिग्नल अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ जाता है जहाँ से वो स्टिमुलेट हुआ था। सिग्नल ट्रांसडक्शन के मल्टीपल इसकी टाइप्स और मैकेनिज्म है। सबसे पहले है गेटेड आयन चैनल, जो कि रिस्पॉन्ड करता है लाइगेंड और वोल्टेज चेंजेस को, जैसे एसिटाइल कोलिन है, ये आपका एक लाइगेंड है। देन रिसेप्टर एंजाइम है जो कि कैटालाइज करता है सेकंड मैसेंजर प्रोडक्शन को, इसकी एग्जांपल इंसुलिन रिसेप्टर की है। सर्पिटीन रिसेप्टर हैं जो एक्टिवेट करते हैं जी प्रोटीन्स को फॉर सेकंड मैसेंजर जनरेशन, इसकी एग्जांपल है बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर की। देन न्यूक्लियर रिसेप्टर है जो कि रेगुलेट करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को, इसकी एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन्स की है। देन नॉन एंजाइमेटिक रिसेप्टर हैं जो अट्रैक्ट करते हैं साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, जिसकी एग्जांपल है जैक-स्टैट सिस्टम की। और देन हमारे पास एडिशन रिसेप्टर है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जैसा कि साइटोस्केलेटन वगैरह के अंदर चेंज लाते हैं, इसकी एग्जांपल है इंटीग्रिंस की। अब यहाँ पे उन एग्जांपल को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। गेटेड आयन चैनल है, फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सबस्ट्रेट जैसे आया, ये गेट ओपन हुआ और आयन अंदर चला गया। दूसरे आपके पास रिसेप्टर बेस्ड एंजाइम है, ये एक रिसेप्टर है, ये लाइगेंड आया, लाइगेंड और रिसेप्टर का इंटरेक्शन हुआ, इसकी एक्टिवेशन हुई और नीचे ये एक्टिवेशन स्टार्ट हो गई। सर्पिटीन रिसेप्टर है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये आपका रिसेप्टर लाइगेंड आया, ये रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ है, इसने एक्टिवेट किया है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन को जो कि जी है, और एंजाइम को एक्टिवेट किया है, और अल्टीमेटली एक सेकंड मैसेंजर रिलीज हो रहा है। देन ये सबस्ट्रेट है जो स्टेरॉइड रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है। देन हमारे पास ये काइनेज एंजाइम का कास्केड है, ये एक रिसेप्टर है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है या सिग्नल आ रहा है, ये इसको एक्टिवेट करेगा, काइनेज की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगी। और यहाँ पे हमारे पास एंड में एडिशन रिसेप्टर है, ये एडिशन प्रोटीन है जो इसको एक्टिवेट करती हैं और ये मॉलिक्यूल आगे जाके अपने सिग्नल को एक्टिवेट कर देती है। विच मीन ये सारे हमारे पास वो सिग्नल मौजूद हैं जो यहाँ पे हमने अभी रीड किए हैं, और इस सब का अपना एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म इसके अंदर मौजूद है। इन तमाम सिग्नल के अंदर हमारे पास प्रोटीन काइनेज सिग्नल ट्रांसडक्शन है, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ये एक सेंट्रल पार्ट है हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये बेसिकली जो एंजाइम है ये फास्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र करता है एटीपी से टारगेट प्रोटीन को, जिसको हमने चेंज करना हो, और इसकी वजह से आपकी जो टारगेट प्रोटीन है वो इंट्रैक्शन करती है और उसके अंदर एक्टिविटी आ जाती है। तो बेसिकली दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ फास्फोराइल ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू द टारगेट प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं गेटेड आयन चैनल्स की। आयन चैनल रेगुलेट करते हैं आयन की मूवमेंट को, जो कि मेम्ब्रेन अक्रॉस में
हमने अपने पिछले लेक्चर में जो आपका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का था उसके अंदर डिटेल में इन चैनल की बात की थी कि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन मेम्ब्रेन में मूव करते हैं थ्रू परमिएबिलिटी। इनके मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि ये सिग्नल देते हैं चैनल्स को ओपन या क्लोज करने का। और ये सिग्नल कहाँ से आता है? किसी लाइगेंड बाइंडिंग का, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है, और चेंज आती है आपके मेम्ब्रेन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, जिसको वीएम कहते हैं। इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज़ करें, न्यूरोट्रांसमीटर आया, बाइंड किया, मेम्ब्रेन चैनल ओपन हुआ और कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकले, कुछ मॉलिक्यूल अंदर गए। कंक्लूजन क्या निकला कि मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो गया। अब इसके अंदर सोडियम और पोटाशियम पंप का बहुत बड़ा रोल है, जो एटीपी को यूज़ करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, और चार्ज का इम्बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 पोटाशियम आयन इंटर होते हैं, जिसकी वजह से एक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होता है। और ओवरऑल चार्ज जो हमारी मेम्ब्रेन में मेंटेन रहता है वो -60 वोल्ट से -70 वोल्ट तक रहता है। और हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अप्रॉक्सीमेटली -70 मिली वोल्ट है। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे बताया, ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है, वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन हाई है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर क्लोराइड की कंसंट्रेशन हाई है, वो अंदर की तरफ जाएगा। कैल्शियम की कंसंट्रेशन हाई है, वो अंदर की तरफ जाएगा। और कैल्शियम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो से हाई की तरफ जा रहा है। इसी तरह 3 सोडियम के आयन बाहर निकलते हैं और 2 पोटाशियम के आयन अंदर जाते हैं। ये कैसे होता है? एक्टिव ग्रेडियंट है और एक्टिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, एटीपी कन्वर्ट होती है एडीपी में और इसमें एनर्जी लगती है। तो ये बेसिकली सोडियम आयंस, ये आपका चैनल है जो इन सोडियम आयंस को और पोटाशियम आयन को कंट्रोल कर रहा है। पीछे जो हमने एग्जांपल पढ़ी वो थी एक्टिव पोटेंशियल की। कुछ हमारे पास पैसिव आयन भी होते हैं जिनके लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, बस वो चैनल से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। जैसे कैल्शियम की जहाँ कंसंट्रेशन हायर है तो वो लोअर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे इसका जो फ़र्क पड़ता है, वीएम क्या है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। डिपोलराइजेशन होती है। इनफ्लक्स का मतलब होता है कि भी उनकी चेंज हो रही है, अंदर इंटर हो रहे हैं सोडियम और कैल्शियम। इफ्लक्स का मतलब है बाहर निकल रहे हैं क्लोराइड एटम। हाइपर पोलराइजेशन में इफ्लक्स होता है पोटाशियम आयन का, कि पोटाशियम आयन बाहर निकल जाते हैं। और इनकी जो ड्राइविंग फोर्स है डेल्टा जी है, वो कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज आयंस, कि भी इनकी कंसंट्रेशन क्या है, जो कि कंसंट्रेशन डिपेंड होती है आपकी इसके ऊपर डिपेंड होती है डेल्टा जी के ऊपर। और जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वीएम से जाहिर करते हैं और इसको इक्वेशन को जाहिर करते हैं डेल्टा जी से, RT/ln C in over C out प्लस Z फेराडे कांस्टेंट एंड वीएम। R जो है ना आपके पास गैस कांस्टेंट है, T आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, लॉग ऑफ नेचुरल है, C कंसंट्रेशन है, देन Z हमारे पास चार्ज है, ये फेराडे कांस्टेंट है, और आपके पास वीएम आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप कंप्लीट ड्राइविंग फोर्स जो आयंस को अंदर लेके आ रही है और बाहर लेके आ रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास आयन कंसंट्रेशन है सेल्स की, ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड, ये इन्होंने इन और आउट कैलकुलेट की हुई है स्क्विड एक्सॉन में। स्क्विड एक मोलस्क है जो कि मोलस्क है जो कि आपके उसके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए हुए थे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में और फ्रॉग मसल के अंदर के इनवर्ट 400 हैं और आउट 20 है। फ्रॉग के अंदर इनवर्ट 124 है, आउट 2.4 है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या है कि जब मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बराबर हो जाए और ड्राइविंग फोर्स आपकी क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब आयन फ्लो जो हमारे पास स्टॉप होता है वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के ऊपर आयन फ्लो बिल्कुल रुक जाता है। अब यहाँ पे कंसिडर करने वाली ये बात है कि हर एक आयन का जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। सोडियम का अलग होगा, पोटाशियम का अलग होगा, कैल्शियम का अलग होगा। जब आप एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम लेना चाहते हैं तो हर एक आयन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। विच मीन जितने
आयंस आउटसाइड द सेल हैं उतने आयंस ही इनसाइड द सेल होने चाहिए। जब रेस्टिंग स्टेज होती है तो पोटेंशियल आयन जो हो पोटाशियम चैनल जो हैं वो ओपन होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो -98 मिली वोल्ट के बराबर होता है। और चैनल की एक्टिवेशन होती है, वो चैनल जो कि सोडियम कैल्शियम और क्लोराइड चैनल है, उनकी जो ओपनिंग होती है वो शिफ्ट होती है रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ, विच मीन पोटेशियम चैनल ओपन है और बाकी सारे चैनल क्या हैं, क्लोज हैं और उनके दरमियान कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही। जो सिग्नल हैं वो आपके न्यूरोलॉजिकल सिग्नल हो सकते हैं, मसल कंट्रैक्शन हो सकते हैं और हार्मोनल रिस्पॉन्स हो सकते हैं। समझने की बात यह है कि भी लेट्स सपोज एक पर्सन की बॉडी रेस्टिंग स्टेट पे है। जब वो रेस्टिंग स्टेट पे है वो कोई काम नहीं कर रही, तो उस वक्त सोडियम के चैनल क्या होंगे, वो ओपन होंगे, बाकी सारे चैनल क्लोज होंगे। अब जब जैसे ही वो काम करना शुरू करेगा ये मैकेनिज़्म चेंज हो जाएगा। वो जो चेंज होगा अभी हम आगे उसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक स्पेशल रोल है कैल्शियम का, जो कि लो साइटोसोलिक कैल्शियम है और इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर होती है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर ये ट्रिगर करता है सेकेंडरी सेलुलर रिस्पॉन्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ को। अब जो हमारे पास एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक सिग्नल की वो न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन में है कि एक्सॉन अपने सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे करता है, साइनेप्टिक सिग्नलिंग जैसे एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ कैसे होता है, मसल एक्टिवेशन मीन स्केलेटल और कॉर्डिक मसल की मूवमेंट या धड़कन जो है आपकी कैसे काम करती है, हार्मोनल इफेक्ट कैसे काम करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल उनका कैसे चेंज होता है, और ब्रॉडर टर्म में ये बैक्टीरिया प्रोटेस्ट और इवन इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स के अगेंस्ट भी है, विच मीन जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व है। एक एग्जांपल हमारे पास है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर है हम कहते हैं ये एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, मीन इसके ऊपर लाइगेंड लगेगा तो इसका चैनल ओपन हो जाएगा। यह पाया जाता है साइनेप्सिस के अंदर और इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है। लाइगेंड बेसिकली क्या है, एसिटाइल कोलिन जो कि एक्टिवेट होता है निकोटीन की मदद से। यहाँ पे देखें एक एग्जांपल, ये हमारे पास रिसेप्टर है और एसिटाइल कोलिन आ रहा है। यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट मौजूद हैं जहाँ पे एसिटाइल कोलिन का बाइंड कर सकता है रिसेप्टर। ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये प्रोटीन है, ये रेस्टिंग गेट है और गेट क्लोज है। ठीक है, ये आपको गेट क्लोज नज़र आ रहा है। जैसे ही रिसेप्टर आएगा लाइगेंड आएगा, लाइगेंड बाइंड करेगा इस प्रोटीन के साथ, एक जगह यहाँ पे बाइंड कर दिया और एक जगह यहाँ पे बाइंड कर दिया, तो ये गेट क्या हो गया, ओपन हो गया। जैसे ही ये गेट ओपन होगा सोडियम और कैल्शियम अंदर एंट्री कर लेंगे। जब ये इंटर करेंगे तो एसिटाइल कोलिन की वजह से जो मसल कंट्रैक्शन होनी है वो प्रोसेस हो जाएगी, वो हो जाएगी। मीन अगर मैंने बाजू हिलाना है तो वो बाजू मेरा अपना काम करना शुरू कर देगा, मैंने अगर लिखना है तो वो लिखना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर इसकी कंटिन्यूशन कैरी रही तो एक स्टेज आएगी कि ये फीडबैक मैकेनिज़्म स्टार्ट होगा और ये इस रिसेप्टर के गेट को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, जिसको डीसैनिटाइजेशन कहते हैं। गेट क्लोज हो गया, अब सोडियम और कैल्शियम के आयन इसमें से गुजर नहीं सकते और अल्टीमेटली जो एसिटाइल कोलिन के हार्मोन हैं, जो लाइगेंड है, वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। इस तरह आप एक बॉडी की मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बेसिकली जो अभी हमने डिस्कशन की है ये वही एलोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग है, मीन एक मॉलिक्यूल जब बाइंड होता है एसिटाइल कोलिन का तो दूसरा भी बाइंड होता है और इसके रिजल्ट में क्या होता है, चैनल ओपन हो गए। देन आपके आयन पास होते हैं कि कैल्शियम और सोडियम आयन पास हो रहे हैं। देन डीपोलराइजेशन, ये डीएक्टिवेट होगा और ये क्लोज हो जाएगा और आउटकम क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। अब डीसैनिटाइजेशन का मैकेनिज़्म अगेन कि भी अगर एसिटाइल कोलिन ज़्यादा देर तक रिलीज होता रहेगा तो अल्टीमेटली एक थर्ड सिग्नल जाएगा कि इसको डीसैनिटाइजेशन कर दें और इसको क्लोज कर लें और मिली सेकेंड्स के अंदर एसिटाइल कोलिन स्लोली रिलीज हो जाता है और रिसेप्टर का रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। ये जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज हैं ये बेसिकली एंजाइम एक्शन प्रोवाइड करते हैं जो डिग्रेड करते हैं एसिटाइल कोलिन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर।
और अल्टीमेटली इनका काम क्या है, मसल की एक्टिवेशन करना। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल इन न्यूरल सिग्नलिंग। न्यूरल सिग्नलिंग के अंदर हमारे पास हम जानते हैं कि मेन आपके न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपके पास ये सेल बॉडी है, यहाँ न्यूक्लियस है, सोमा, साइनाप्सिस है, डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन्स है, डेंड्राइट्स हैं, और इसके ऊपर माइलिन शीट होती है जो सिग्नल को आगे पास करती है और न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल रिलीज़ करता है थ्रू साइनाप्सिस। अब जब ये ओपन होता है तो हमारे पास क्या है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। 3 किस्म के चैनल हैं। अब इसमें देखें यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, और हमारे पास यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं। सोडियम अंदर इंटर हो रहा है, कैल्शियम अंदर इंटर हो रहा है और पोटेशियम आपका क्या है, बाहर निकल रहा है। यहाँ पे देखें सोडियम अंदर इंटर हो रहा है, कैल्शियम बाहर हो रहा है और ये प्रोसीजर चल रहा है। इसमें होता क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल में रेस्टिंग स्टेज पे सोडियम चैनल क्लोज होते हैं। जब ये मैकेनिज्म स्टार्ट होता है तो सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। इस स्टेज को डीपोलराइजेशन कहते हैं। जबकि पोटाशियम चैनल रेस्टिंग स्टेज पे ओपन होते हैं, और जब ये मैं उल्टा बोल गया हूँ, दोबारा से देखते हैं कि रेस्टिंग स्टेज में जो आपके सोडियम चैनल हैं वो क्लोज होते हैं। जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम अंदर आता है और वो चैनल ओपन हो जाते हैं और इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। देन रेस्टिंग स्टेज पे जो पोटाशियम आयन है आफ्टर द सोडियम चैनल के इसको रीपोलराइज करते हैं। मेन पोटाशियम चैनल पहले ओपन होते हैं, अब वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और पोटाशियम चैनल से ये बाहर निकल जाएंगे और अल्टीमेटली आपके पास जो कैल्शियम चैनल है वो इसके एंड पे मौजूद होते हैं और डीपोलराइजेशन में हेल्प करते हैं और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। सो अल्टीमेटली अगर इसको देखें, लोकल डीपोलराइजेशन ओपन सोडियम चैनल ओपन होते हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। देन डीपोलराइजेशन स्प्रेड होती है और साथ वाले सोडियम चैनल ओपन होते हैं। देन पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं और पोटाशियम का फ्लक्स डीपोलराइजेशन करता है। अब उलट हो गया, पहले सोडियम चैनल ओपन हुए, पोटाशियम क्लोज हो गए, अब पोटाशियम ओपन हो रहे हैं तो सोडियम क्लोज हो जाएगा और इस तरह ये प्रोपगेशन चलती रहती है। इसी तरह जब आप एक्सॉन की बात करें तो कैल्शियम चैनल जो है वो डीपोलराइजेशन करते हैं और ट्रिगर करते हैं कैल्शियम आयन को अंदर जाने के ऊपर, और वो कैल्शियम आयन अंदर चले जाते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं और इस तरह से ये जो आपका सिग्नल है एक सर्किट से दूसरे सर्किट, दूसरे से तीसरे सर्किट, मतलब कहने का मतलब है एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन, दूसरे एक्सॉन से तीसरे एक्सॉन, और ब्रेन से लेकर जहाँ तक सिग्नल जाना होता है वहाँ कंप्लीट सिग्नल स्प्रेड हो जाता है। कुछ और हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे सीरोटोनिन है और ग्लूटामेन है। ये डिफरेंट केटाइन चैनल को एक्टिवेट करते हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम शामिल है। जबकि ग्लाइसिन है ये एनाइन चैनल को एक्टिवेट करते हैं जिसमें क्लोराइड स्पेसिफिक चैनल है। केटाइन चैनल के अंदर डीपोलराइजेशन होती है जबकि एनाइन चैनल के अंदर हाइपर डीपोलराइजेशन होती है। ये सीरोटोनिन का स्ट्रक्चर और ये ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर है। केटाइन वर्सेस एनाइन चैनल, केटाइन चैनल नेगेटिवली चार्ज रेजिड्यू जैसे ग्लूटामेट और अस्पार्टेट हैं और ये फैसिलिटेट करते हैं पॉजिटिव आयन को, मीन सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम को गुजरने देते हैं। जबकि एनाइन चैनल पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यूज हैं और ये फैसिलिटेट करते हैं नेगेटिव आयन को जैसे क्लोराइड आयन्स हैं। एक्सपेरिमेंटल म्यूटेशन से ये बात जाहिर हुई है कि आप अगर इनकी म्यूटेशन कर दें तो पॉजिटिव केटाइंस को एनाइंस में और एनाइंस को केटाइंस में आप इजीली कन्वर्ट करके अपनी मतलब का बेनिफिट उसमें से ले सकते हैं। जैसे हमने बताया कि एक न्यूरॉन दूसरे को, दूसरे तीसरे को, सारे न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं तो तमाम न्यूरॉन मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर से अपने सिग्नल लेते हैं और अल्टीमेटली उसकी डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन होती है और नेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उन सब का कलेक्टिव होता है और अल्टीमेटली वो किस पर डिपेंड करता है कि इन द फॉर्म ऑफ कोई सिग्नल, मीन हार्मोन रिलीज़ करना है तो हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा, मसल एक्टिवेट करना है तो मसल एक्टिवेट हो जाएगा,
आइज़ क्लोज़ करनी है तो आइज़ क्लोज़ हो जाएंगी, वॉक करनी है तो वॉक हो जाएगी, रनिंग करनी है तो रनिंग हो जाएगी। हमारे पास दो किस्म के लाइगेंड्स होते हैं, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड और एक है इंट्रा सेलुलर सेकेंड मैसेंजर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड्स हैं जैसे कि एसिटाइल कोलिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट एंड गाबा, ये रेगुलेट करते हैं डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स को। दैन इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर है जिसके अंदर साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, IP3, कैल्शियम और ATP है। ये रेगुलेट करते हैं सेंसरी प्रोसेस को जिसके अंदर विजन, स्मेल और टेस्ट वगैरह शामिल है। अब यहाँ पे अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरल रिस्पॉन्सेज को समराइज करें तो डीपोलराइजेशन बेसिकली एक्टिवेट करता है सिग्नल प्रोपोगेशन को, जबकि हाइपर डीपोलराइजेशन इनहिबिट करता है इन सिग्नल को। जो एक्टिवेटर हैं उसके अंदर सीरोटोनिन और ग्लूटामेट हैं, जो इनहिबिटर हैं उसके अंदर ग्लाइसिन और गाबा हैं। और अल्टीमेटली इन दोनों का बैलेंस हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन रखता है। सो इस तरह जो बायो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और ये सिग्नल हमारी बॉडी में जाकर डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन सिग्नल्स के बगैर हम कोई भी काम प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी मेन बायोफिज़िक्स की टर्म्स हैं वो कम्प्लीटली ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई होती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।